हाय फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर मीनल और आप देख रहे हैं मीनल का चैनल। तो स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। हम यहाँ करते हैं इकोनॉमिक्स। तो अगर आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं या कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। और उसके बाद सबसे पहले तो मैं माफी चाहती हूँ, एक लंबे अंतराल के बाद मैं वापस आई हूँ। कुछ परिस्थितियां ही ऐसी थी। तो आइए चलिए फिर से हम शुरुआत करते हैं जहां हमने छोड़ा था। हम एनटीए नेट की तैयारी कर रहे थे और ये वीडियो ना सिर्फ एनटीए नेट बल्कि आप किसी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं या इकोनॉमिक्स के किसी भी स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हैं, यूजी पीजी, तो ये वीडियो आपके लिए ज़रूर यूजफुल रहेगा। तो हमारे आज की इस वीडियो का जो टॉपिक है, हम लोग ओलिगोपॉली कर रहे थे। ओलिगोपॉली में हमने कुनूट मॉडल किया था और आज हम करेंगे चेम्बरलेन मॉडल। तो चेम्बरलेन का डिओपोली मॉडल जो कि स्मॉल ग्रुप्स के लिए चेम्बरलेन ने दिया था। तो इसके बारे में सबसे पहले मैं ये बताऊँ कि एडम स्मिथ जो थे उन्होंने पहले से कहा था कि अगर कोई लोग जो हैं वो सेम लाइन ऑफ बिजनेस में हैं तो वो हमेशा कोल्यूड करने की कोशिश करते हैं, एक साथ आने की, गेट टुगेदर दे, मतलब एक साथ आने की कोशिश करते हैं, एक साथ आते हैं और वहीं पर उनका जो है मैक्सिमम प्रॉफिट होता है। जो इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है वो होता है। तो चैम्बरलेन ने ये सजेस्ट किया, सिर्फ इतना ही डिफरेंस था कि उन्होंने कहा कि ये जो थ्योरी है सिर्फ तभी हम ले सकते हैं जबकि मार्केट में बहुत कम सेलर्स हो, व्हेन सेलर्स आर वेरी फ्यू। क्योंकि ऐसा तभी संभव है, चैम्बरलेन कहते हैं, जब सेलर्स को अपने मार्केट की पूरी नॉलेज हो, डिमांड की और जो सेलर्स हैं उनकी। लेकिन अगर बहुत सारे सेलर्स हैं तो ये पॉसिबल नहीं होता और साथ ही एक जो सेलर है उसका मार्केट में शेयर बहुत थोड़ा होता है। तो ये बहुत मुश्किल होता है कि वो दूसरे सेलर के जो एक्शन है उसके हिसाब से रिएक्ट कर सकते। तो चैम्बरलेन ने सजेस्ट किया कि जो एडम स्मिथ ने कहा वो बिल्कुल सही है, लेकिन ये स्थिति तभी हो सकती है जबकि मार्केट में बहुत थोड़े से सेलर हो। चैम्बरलेन ने इस बात को माना कि डिओपोली में जो डिओपोली या हम कहें ओलिगोपोली में जो फर्म्स है वो एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट होती है, इंटरडिपेंडेंट होती हैं। और वो जो है अपने पीछे के एक्सपीरियंसेस से नहीं सीखती। हमने जो पीछे कॉन्यूट मॉडल किया था वहाँ हमने देखा कि फर्म अपने पास्ट एक्सपीरियंस से जो भी एक्शन है उसका रिएक्शन करती है और इस तरह से फिर एक इक्विलिब्रियम आता है। लेकिन चैम्बरलेन ने कहा ऐसा नहीं होता, वो अपने पिछले एक्सपीरियंसेस से नहीं सीखती, हालांकि एक्शन का रिएक्शन होता है। तो ये बात थोड़ा-सा ध्यान रखने की है कि ये जो थे हमारे एडवर्ड हेस्टिंग चैम्बरलेन, उन्होंने 1933 में ये मॉडल दिया था। 1933 में उन्होंने ये मॉडल दिया था। तो अगर क्रोनोलॉजी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो ये ईयर आपके लिए थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट रहेगा। और जो इन्होंने ये मॉडल दिया था उनका जो टाइटल था बुक का वो था द the theory of monopolistic competition। ठीक है, 1933 में चैम्बरलेन ने ये थ्योरी दी थी। तो इसको थोड़ा सा डिटेल में करने से पहले आइए हम सबसे पहले देखते हैं कि क्या क्या एजम्पशंस दी थी इस मॉडल के लिए चैम्बरलेन ने। सबसे पहले तो हमारी एजम्पशन है होमोजीनियस प्रोडक्ट होंगे। फर्म ए फर्म बी जो भी प्रोडक्शन कर रही है वो सारी जो प्रोडक्ट्स होंगे वो होमोजीनियस होंगे, बिल्कुल एक जैसे होंगे। जो फर्म से उनका साइज इक्वल होगा, दैट मीन्स कॉस्ट जो है वो भी उनकी आइडेंटिकल होगी। कोई बेनिफिट स्केल का बेनिफिट उनको नहीं मिलेगा। उसके बाद जो नई फर्म्स हैं उनकी एंट्री रेस्ट्रिक्टेड रहती है, नई फर्म्स एंटर नहीं कर पाती। और जो भी फर्म्स हैं उनको मार्केट की फुल नॉलेज होती है, मार्केट डिमांड की फुल नॉलेज होती है कि टोटल मार्केट में कितनी डिमांड है और कौन सी फर्म कितनी डिमांड को फुलफिल कर रही है, इस बात की पूरी नॉलेज रहती है। तो अब थोड़ा इसको हम डिटेल में देखते हैं इस चैम्बरलेन मॉडल को। सबसे पहले क्या कहा था चैम्बरलेन ने? सबसे पहली इम्पोर्टेंट बात तो ये उन्होंने ये माना कि जो फर्म है अपना जो भी आउटपुट और प्राइस जो भी डिसाइड करती है,
तो डेफिनेटली जो दूसरी फर्म है वो उससे रिएक्ट करती है, डेफिनेटली वो दूसरी फर्म को इनवाइट करती है कि वो रिएक्ट करे, अब दूसरी फर्म भी उसी हिसाब से रिएक्ट करती है। और इसके साथ ही उन्होंने माना कि किसी तरह का कोई प्राइस वॉर नहीं होता ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट में। ये बिल्कुल पिछला जो हमने कुनूट मॉडल किया था उससे बिल्कुल ही अलग है। वहाँ पर एक दूसरे से एक्शन रिएक्शन प्राइस वॉर चल रहा था, लेकिन यहाँ उन्होंने माना कि किसी तरह का कोई प्राइस वॉर नहीं होता। साथ ही साथ उन्होंने इस बात की पॉजिटिव प्राइस वॉर नहीं है तो इस बात की पॉसिबिलिटी को पूरी तरह से रूल आउट किया कि फर्म जो है एक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अपना जो है आउटपुट है उसको एडजस्ट करती रहती है, एक टाइम स्पान में, एक टाइम इंटरवल में उसको ऊपर या नीचे करती रहती है इक्विलिब्रियम में पहुंचने के लिए। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि पहले उसने आउटपुट का लेवल जो है 10 से 12 किया, फिर 15 किया, फिर 18 किया। इस तरह से ऐसा नहीं है कि एक पूरे टाइम इंटरवल में वो उसको एडजस्ट करती रहेगी। बल्कि चैम्बरलेन ने ये माना कि शार्प रिएक्शंस होते हैं, एकदम से ही शार्प रिएक्शंस होते हैं ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट में। फर्म्स जब भी प्राइस और आउटपुट डिटरमाइन करती है, एक फर्म दूसरी फर्म का एकदम शार्प रिएक्शन होता है, कोई टाइम पीरियड, कोई टाइम इंटरवल नहीं होता। तो इससे क्या होता है कि जो हार्मफुल कंपटीशन है फर्म्स के बीच में वो नहीं आता, और जल्दी से जो मोनोपोली प्राइस या मोनोपोली आउटपुट जो है इंडस्ट्री में वो स्टेबल पोजीशन में ले आता है, इक्विलिब्रियम में ले आता है इंडस्ट्री को। तो यानी कि मुख्य बात ये है सबसे पहली बात। उसके बाद एक लास्ट चीज ये है कि इन सब के बीच मोनोपोली प्राइस है, मोनोपोली आउटपुट है, और लेकिन फिर भी फर्म्स के बीच में कोई कोल्यूजन की जरूरत नहीं रहती है, फर्म्स के बीच में कोई भी कोल्यूजन की जरूरत नहीं रहती। तो इस थ्योरी के मेन पॉइंट्स क्या रहेंगे? तो देखिए, सबसे पहले जो भी फर्म है, एक फर्म का दूसरी फर्म के एक्शन से रिएक्शन होगा, रिएक्ट करेगी, ठीक है, लेकिन किसी भी तरह का कोई प्राइस वॉर नहीं होगा। फर्म दूसरी फर्म जो आउटपुट डिटरमाइन करती है उससे जो दूसरी फर्म है वो रिएक्ट करेगी। अगर ए फर्म ने कुछ आउटपुट डिटरमाइन किया तो बी फर्म डेफिनेटली रिएक्ट करेगी। ए फर्म ने कुछ प्राइस डिसाइड की तो बी फर्म डेफिनेटली अपनी प्राइसेस को उस हिसाब से एडजस्ट करेगी, लेकिन फिर भी कोई प्राइस वॉर नहीं होता। प्राइस वॉर क्यों नहीं होता? उन्होंने इस पॉसिबिलिटी को बिल्कुल रूल आउट कर दिया कि जो फर्म है एक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम द फर्म विल कीप एडजस्टिंग देयर आउटपुट। ऐसा नहीं होता कि जो फर्म है एक ओवर ऑफ पीरियड ऑफ टाइम अपने आउटपुट को एडजस्ट करती रहेगी, ऊपर नीचे करती रहेगी ताकि वो इक्विलिब्रियम में आ जाए और उसे जो है मैक्सिमम आउटपुट मैक्सिमम प्राइस मिल जाए। ऐसा नहीं होता। लेकिन क्या होता है? बल्कि ऐसा होता है, चैम्बरलेन ने कहा, एकदम शार्प रिएक्शंस आते हैं। एक फर्म ने अपनी प्राइस या आउटपुट में कुछ चेंज किया तो दूसरी फर्म का उससे एकदम शार्प रिएक्शन, उसी वक्त इंस्टेंट रिएक्शन आएगा। तो उससे क्या होता है, एक जो हार्मफुल कंपटीशन जो बनता है मार्केट में उसकी पॉसिबिलिटी नहीं रह जाती है, और बिना हार्मफुल कंपटीशन के ही मोनोपोली प्राइस और मोनोपोली आउटपुट डिटरमाइन हो जाता है। मोनोपोली प्राइस और मोनोपोली आउटपुट के साथ साथ इंडस्ट्री में एक स्टेबिलिटी और एक इक्विलिब्रियम आ जाता है, और इस सब के लिए किसी भी कोलिजन की जरूरत नहीं होती। तो ये मेनली जो है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इस थ्योरी की, कि एक्शन का रिएक्शन होगा, कोई प्राइस वॉर नहीं होगा, जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम फर्म अपने आउटपुट को एडजस्ट करती रहेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। बल्कि क्या होगा, फर्म जो है शार्प रिएक्शन देगी किसी भी एक्शन का, और इससे कोई भी हार्मफुल कंपटीशन मार्केट में नहीं आएगा। मोनोपोली प्राइस, मोनोपोली आउटपुट डिटरमाइन होंगे, और साथ ही किसी भी कोल्यूजन की कोई जरूरत नहीं रहेगी। तो इसका क्या मतलब है? ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट में जो ओलिगोपोलिस्ट मार्केट में जो फर्म्स होती हैं उन्हें पता होता है कि वो म्यूचुअली डिपेंडेंट हैं, और वो अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से सीखना
चाहती हैं, अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से सीखती हैं, इसलिए किसी तरह का कोई प्राइस वॉर में वो पार्टिसिपेट नहीं करती। एक ने जो एक्शन लिया उसका एक शार्प रिएक्शन होता है और उसके बाद जो उनका जो जॉइंट प्रॉफिट होता है वो दे विल चार्ज व्हाट मोनोपोली प्राइस एंड मोनोपोली आउटपुट, और वो जो उनका जॉइंट प्रॉफिट जो होता है वो उस केस में मैक्सिमम होता है। अब देखिए उसको एक हम अपने डायग्राम से हम उसको थोड़ा-सा समझने की कोशिश करते हैं। आप देख रहे हैं इसमें ये जो है डी क्यू, डी क्यू लाइन जो है ये हमारा मार्केट डिमांड कर्व है। डी क्यू लाइन जो आप देख रहे हैं ये हमारा मार्केट डिमांड कर्व है। ठीक है, तो इसको मैं किसी और कलर से आपको मार्क करके बताती हूँ। ये ये है हमारी डी क्यू लाइन। ठीक है, ये डी एंड दिस इज क्यू, ये हमारा मार्केट का डिमांड कर्व है। अब सपोज सबसे पहले मार्केट में क्या है, सिर्फ फर्म ए है। ठीक है, फर्म ए जो है सबसे पहले मार्केट में एंटर होती है, तो वो कितना प्रोडक्शन करेगी, वो OQ1 प्रोडक्शन करेगी, क्योंकि OQ1 प्रोडक्शन लेवल पर मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो मार्जिनल कॉस्ट के बराबर है, जो कि 0 है। ओके, तो यहाँ पे फर्म कितना प्रोडक्शन करेगी, फर्म प्रोडक्शन करेगी OQ1 लेवल तक का। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये OQ1 लेवल, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो हमारा MC है वो MR के इक्वल है, और ये किसके इक्वल है, जो कि 0 के बराबर है। देखिए एक्स एक्सिस पे है बिल्कुल, तो एक्सिस पे जो है यहाँ पर एक्स एक्सिस पे एक्स कितना है, ये 0 के बराबर है। MR MC कितना है, 0 के बराबर है। तो अब आगे क्या होगा, यहाँ पे ये प्रोडक्शन कर रही है, इस प्रोडक्शन लेवल पे फर्म प्राइस कितना चार्ज कर रही है, OP1 फर्म जो है प्राइस चार्ज कर रही है। तो जो कि क्या है, जो कि मोनोपोली प्राइस होगी, क्योंकि देखिए एक ही फर्म है मार्केट में, तो यहाँ पे ये जो प्राइस चार्ज कर रही है, यहाँ से मैंने इस लाइन को आगे बढ़ाया। ठीक है, यहाँ इसको y एक्सिस पे ले गई, ये P1 OP1 चार्ज प्राइस है। सिर्फ इस वक्त एक ही फर्म है मार्केट में, फर्म ए, तो दैट मीन्स ये क्या है, ये जो है हमारी OP1, ये हमारी मोनोपोली प्राइस है। अब देखिए यहाँ पर जब मोनोपोली प्राइस है तो दैट मीन्स क्या है कि OP1 पे जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमम लेवल पे है। ठीक है, मोनोपोली प्राइस है तो प्रॉफिट जो है मैक्सिमम लेवल पे है, और साथ ही हम प्रॉफिट मैक्सिमम लेवल पे है, और साथ ही ये जो सी पॉइंट है, सी पॉइंट पे जो है इलास्टिसिटी यूनिटी है, इलास्टिसिटी जो है वो 1 के बराबर है। ये बीचों बीच ये पॉइंट है हमारे डिमांड कर्व पे, तो इलास्टिसिटी 1 के बराबर है। अब सपोज फर्म बी जो है वो एंटर करती है मार्केट में इस स्टेज पे, तो फर्म बी जब मार्केट में एंटर करती है तो उसका डिमांड कर्व कौन सा रहेगा, यहाँ पर फर्म बी का डिमांड कर्व है जो कि CQ2, CQ2 जो है वो फर्म बी का डिमांड कर्व है। DQ1 जो है फर्म ए का डिमांड कर्व था, CQ2 फर्म बी का डिमांड कर्व है। तो अब फर्म बी के लिए इक्विलिब्रियम कहाँ होगा, ऑब्वियसली Q2 पॉइंट पे इक्विलिब्रियम होगा, जहां पर फर्म बी के लिए मार्जिनल कॉस्ट जो है वो मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर है, और ये 0 के बराबर है। राइट, तो इसका मतलब क्या है, फर्म बी कितनी प्राइस चार्ज करेगी, फर्म बी चार्ज करेगी प्राइस P2, OP2 जो है फर्म प्राइस चार्ज करेगी। यहाँ पर जो है अब OP2 फर्म चार्ज करेगी, लेकिन जो प्रोडक्शन है वो कितना प्रोडक्शन उसके हिस्से में आ रहा है, कितना वो प्रोडक्शन कर रही है, वो Q1 Q2 जो है Q1 Q2 के बराबर वो प्रोडक्शन करेगी, क्योंकि OQ1 तक का जो प्रोडक्शन है मार्केट में वो उतनी सप्लाई तो फर्म ए पहले से ही कर रही है। अब यहाँ MR इक्वल टू MC है, तो इसका प्रॉफिट भी मैक्सिमम होगा। OP2 चार्ज करेगी वो प्राइस, और प्रोडक्शन उसका कितना होगा, Q1 Q2 के बराबर उसका प्रोडक्शन होगा। अब देखिए आप देख सकते हैं कि ये जो है OQ1 जितनी क्वांटिटी OQ1 जो
फर्म ए है उसको रियलाइज होता है कि वो अब OQ1 क्वांटिटी नहीं सेल कर सकता मोनोपोली प्राइस पे, क्योंकि फर्म बी मार्केट में आ गई है, उसकी प्राइस कंपैरेटिवली कम है। तो फर्म ए क्या करेगी, एकदम से उसका शार्प रिएक्शन क्या होगा, वो अपनी प्राइस को उसी लेवल पे रखने के लिए अपना आउटपुट कम करके OQ3 पे ले आएगी। तो Q3 पे ले आएगी, तो Q3 जो है इतना आउटपुट वो अपना कम कर लेगी। अब यहाँ पर देखिए, देखने की बात ये है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है OQ3, जैसा कि चैम्बरलेन ने जिस तरह से डिस्क्राइब किया, OQ3 जो है O और Q1 के बिल्कुल बीच का पॉइंट है। ठीक है, OQ3 Q3 Q1 जो है, यहाँ पे Q3 Q1 is equals to Q1 Q2, Q3 Q1 is equals to Q1 Q2, that means ये जो पॉइंट है, चैम्बरलेन ने क्या किया कि जब अगर जो फर्म ए है उसे OP1 प्राइस ही चार्ज करनी है, तो उसने क्या किया, अपना जो सप्लाई है, अपना जो प्रोडक्शन है, उसको Q1 से कम कर कर यहाँ पर इसको नीचे में लाएंगे, Q3 पे ला दिया। ठीक है, यहाँ पर Q3 Q1 जो है किसके इक्वल है, Q1 Q2 के इक्वल है। तो वही प्राइस चार्ज करने के लिए फर्म ए को जो अपना प्रोडक्शन है, वो प्रोडक्शन उसको अपना कम करना पड़ा, और वो कितना है, 1/2 ऑफ द मोनोपोली आउटपुट। मोनोपोली आउटपुट का जो टोटल आउटपुट था उसका जस्ट ये आधा है। तो जो इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री का टोटल आउटपुट देखिए अब यहाँ कितना रहा, उतना ही रहा जितना पहले था, OQ1 इसलिए रहा क्योंकि यहाँ पर Q1 Q2 जो है वो Q3 Q1 के बराबर है। तो अब अगर उतना ही आउटपुट है, दैट मीन्स फर्म बी के पास भी अब अपॉर्चुनिटी है कि वो भी मोनोपोली प्राइस को चार्ज कर सके, क्योंकि उसका ये जो आउटपुट है, ये जो प्रोडक्शन है, वो इसके बराबर है। तो अब फर्म बी के पास भी अपॉर्चुनिटी है कि वो अपनी प्राइस P2 की जगह P1 चार्ज कर सके। तो इस तरह से चैम्बरलेन मॉडल के हिसाब से मोनोपोली प्राइस और मोनोपोली आउटपुट पर डिओपोली में इक्विलिब्रियम स्थापित हो जाता है। तो यहाँ पर आउटपुट हमारा मोनोपोली कितना रहेगा, OP1, और हमारा जो प्राइस कितनी रहेगी हमारी, OP1, एंड आउटपुट कितना रहेगा, OQ1। राइट, अब उम्मीद करती हूँ आपको ये मॉडल बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखिए ये जो मॉडल है इसकी किस तरह की क्या क्रिटिसिजम्स हैं। ये मॉडल बिल्कुल सर्टेनली एक रियलिस्टिक मॉडल है, एक वास्तविक मॉडल है, जो पिछले हमारे जो भी मॉडल थे, जो भी क्लासिकल मॉडल्स थे, उन सबसे बहुत अच्छा है। इसने फर्म्स के इंटरडिपेंडेंस को रिकॉग्नाइज किया है, और उसके साथ साथ मोनोपोली सॉल्यूशन तक पहुंचे हैं, लेकिन फिर भी कुछ इसमें कमियां हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये इन्होंने कहा कि फर्म जो है उसको बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए मार्केट की डिमांड की, जो कि ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। और अगर आपके पास डिमांड की नॉलेज नहीं है, तो दैट मीन्स आप मोनोपोली सॉल्यूशन तक नहीं पहुंच सकते हो। सेकंड जो इसकी सबसे बड़ी कमी थी, चैम्बरलेन ने इग्नोर किया एंट्री जो होती है नई फर्म्स की। उसने कहा नई फर्म्स की कोई एंट्री नहीं है, लेकिन रियल वर्ल्ड में ऐसा नहीं होता कि किसी भी ओलिगोपोली मार्केट में ऐसा नहीं होती कि फर्म की एंट्री जो है वो रेस्ट्रिक्टेड हो। ऐसा रेयरली ही होता है कि एंट्री क्लोज रखी गई हो, और अगर फर्म की एंट्री क्लोज नहीं है तो फिर वहां पर ये मॉडल अप्लाई नहीं हो सकता। उसके बाद साथ ही साथ ये जो उसने कहा कि कॉस्ट में डिफरेंस नहीं होता, आइडेंटिकल